हैं और आज इसी के बारे में बातचीत करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, फिर शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का आकृति क्या होगी, इन्फ्लुएंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड प्रॉपर्टीज, बॉन्ड प्रॉपर्टीज के बारे में हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड बातें करेंगे। फिर देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन के लिए कुछ इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स है, वो है इंडक्टिव इफेक्ट जिसको प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव हिंदी में भी यही कहा जाता है, रेजोनेंस इफेक्ट या इसको मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, तो ये हो जाएगा जिसको अनुनाद प्रभाव कहा जाता है और साथ में अनुनाद भी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हाइपर कंजुगेशन और इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। फिर आता है डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स यानी इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक और न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक जिसको नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी इनके बारे में हम जानकारी लेंगे यहाँ पे, और होमोलाइटिक फिजन और हेटेरोलाइटिक फिजन जिसको कहा जाता है होमोलाइटिक क्लीवेज एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। फिर आगे कुछ और बातें हैं उनको भी बता देता हूँ। जनरेशन शेप एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन्स, कार्बोकैटायन, कार्बेनायंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बिन्स, नेट्रिन्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ हम यहाँ पर जिसको कहा जाता है इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट का शेप, इंटरमीडिएट्स ये सब होते हैं, इनका शेप जिसको जिसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं, क्या क्या इसके स्टेबिलिटी के बारे में जानकारी लेंगे, ये होता क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे, इसका शेप क्या होता है उनके बारे में जानकारी लेंगे। फिर अगला है इंट्रोडक्शन टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। हम ऑर्गेनिक रिएक्शन जैसे कि एडिशन रिएक्शन है, सब्लिमेशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इन रिएक्शंस के बारे में हम स्पेशली जानकारी लेंगे और इनके मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर हम इन बातों को पढ़ने वाले हैं आगे जाकर के यूनिट नंबर 1 में, और साथ में हम देखेंगे अब हाइब्रिडाइजेशन। सारे स्टूडेंट्स जो मेरे जो पहले से ज्वाइन है और जो नहीं है उनको अब बताएंगे, और जो पहले से मेरे क्लास में जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि हाइब्रिडाइजेशंस क्या होते हैं। हाइब्रिडाइजेशंस यानी संकरण, किसी परमाणु के संयोजी कोश के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक, ये बात ध्यान रखेंगे, कोई परमाणु है, कोई एटम है, उसके बाहरी कोश के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में संयोग कर उतनी ही संख्या में नए समान ऊर्जा, समान आकार तथा समान आकृति वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इस घटना को संकरण तथा बनने वाले नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहा जाता है। यहाँ पर कुछ बातों पे ध्यान देना है आपको। पहली बात, किसी परमाणु के संयोजी कोश यानी कि परमाणु का कोई एटम है, उसके सभी एनर्जी लेवल, ये मान लेते हैं एनर्जी लेवल है इस तरह से, तो ओनली कौन सा, मैं इसको ठीक से लिख दूं, ये एनर्जी लेवल है, तो उसके लास्ट सेल को कहते हैं वैलेंस सेल यानी कि संयोजी कोश। इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में मिलकर के, इसलिए बोला कि लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक संयोग करते हैं, आपस में मिलते हैं। ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, आप जो सबशेल जानते हैं एस पी डी एफ, इसमें ऑर्बिटल जानते हैं, एस होता है एक ऑर्बिटल वाला, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं इस तरह से, और एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं, ये जानते हैं। तो ये ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं, जैसे ये दोनों मिक्स हो गए और 2 नए ऑर्बिटल बनाएंगे और दोनों की एनर्जी बराबर हो जाएगी, यानी कि साथ में लिख सकते हैं, और ये भी एसपी ऑर्बिटल बन गया, ये भी एसपी ऑर्बिटल बन गया, हाइब्रिडेशन हुआ एसपी। इसी बातों को कहा जा रहा है कि लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल, इन दोनों की एनर्जी बराबर नहीं है। ये मान लीजिए थर्ड एनर्जी लेवल का है, 3s है और ये 3p है, तो यहाँ पर 3p 3 टाइप में है, 3s 3px 3py 3pz, और ये तीनों की एनर्जी बराबर है, परंतु 3s और 3p की ऊर्जा में थोड़ा अंतर है, इसलिए लगभग समान ऊर्जा कहा गया है। तो मैंने यहाँ पर कहा किसी परमाणु के संयोजी कोश के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिल जाते हैं और उतनी संख्या में नए समान ऊर्जा वाले, समान आकार वाले और समान आकृति वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इस घटना को संकरण कहते हैं और बनने वाले नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। तो इनके डिटेल्स पढ़ने वाले हैं और फुल डिटेल में आपको 11th और 12th में पढ़ाया भी गया है, तो अगर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 11th के लिए मैंने क्लासेस दिए हैं, केमिकल बॉन्डिंग की वीडियोस आप अच्छे से कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो चलें हम इनको बीएससी के लेवल पे बात करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। फर्स्ट, संकरण। संकरण के नियम क्या होंगे? अब संकरण जो है हमने समझा कि लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस मिल जाते हैं और उतनी संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि संकरण जो है वो उसके नियम क्या है, क्या क्या वो उससे हम जान सकते हैं, कैसे वो होता है, तो इनके बारे में देखें। फर्स्ट बात तो ये कहता है कि संकरण में लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक भाग लेते हैं, समान ऊर्जा वाले कक्षक नहीं भाग लेते हैं, लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक भाग लेते हैं। दूसरी बात होती है कि जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं और वो नए संकरित कक्षक बनते हैं। यस, जितने कक्षक भाग लेंगे, जैसे एक एस और एक पी भाग लेगा तो हो गया 2 कक्षक भाग लिया तो 2 नए संकरित कक्षक बनेंगे और उस संकरित कक्षक का नाम sp होगा, दोनों का नाम sp होगा, पहला संकरित कक्षक sp, दूसरा संकरित कक्षक sp होगा, जैसे कि आप जानते हैं। तीसरी बात होगी संकरित कक्षकों का आकार, आकृति और ऊर्जा तीनों बराबर होता है। अगर 3 संकरित कक्षक बने हुए हैं, 3 एक s 2p भाग लिया तो 3 कक्षकों का भाग लिया तो 3 संकरित कक्षक बनेंगे, तीनों का नाम sp2 होगा और तीनों की ऊर्जा बराबर होगी, आकार बराबर होगी और आकृति भी बराबर होगी। आकार यानी कि साइज, आकृति मतलब शेप और ऊर्जा आप तो जानते हैं एनर्जी। फिर बातें आती है संकरित कक्षक आपस में अधिकतम दूरी वाले कोण बनाते हैं, यानी कि यह संकरित कक्षक अगर हमारे पास इस पॉइंट से जुड़ा हुआ 3 ऑर्बिटल है तो ये एक दूसरे के नजदीक नहीं आएगा, एक दूसरे से बराबर फैल जाएंगे और इस तरह से इनके बीच में 120 डिग्री का कोण होगा। तो इस तरह से ये अधिकतम दूरी पर चले जाते हैं और इसका कोण अधिकतम होगा, जितने ज्यादा हो सकता है वो होने की कोशिश होती है। फिर आता है संकरण में कक्षक भाग लेते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन। याद रखना हाइब्रिडेशन और किसका होता है, ऑर्बिटल्स का होता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं। इसलिए संकरण होते समय की बात ध्यान रखना कि एक ही परमाणु में, जैसे कार्बन में 3 अलग अलग स्थितियों में इसमें हाइब्रिडेशन हो सकता है, या तो sp2 होगा, sp हो सकता है किसी मॉलिक्यूल में, कार्बन के किसी मॉलिक्यूल में, कार्बन के किसी मॉलिक्यूल में sp2 भी हो सकता है और कार्बन के किसी मॉलिक्यूल में sp3 हो सकता है। ये आप देखें तो क्या पता चला कि कार्बन, अब यहाँ पर किसमें sp2 है, किसमें sp है और किसमें sp3 है, वो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूं। जैसे कि आप जानते हैं इस बात को कि अलग अलग कंपाउंड पर डिपेंड करता है, तो ये कार्बन पर डिपेंड नहीं करा, इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इस पर डिपेंड नहीं करा, उसके रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है। तो संकरण जो होता है वो में कक्षक भाग लेते हैं यानी कि ऑर्बिटल भाग लेते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन।
अब देखेंगे छठवां, संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है। मतलब ये होता है कि साइंस के अनुसार एक काल्पनिक अवधारणा है जिसके आधार पर किसी भी मॉलिक्यूल या अणु की संरचना ज्ञात की जाती है। किसी भी का मतलब यहां पर हुआ सहसंयोजी और उपसहसंयोजी, यानी कोवेलेंट कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड की वास्तविक संरचना का निर्धारण किया जा सकता है या किया जाता है। तो यह एक काल्पनिक अवधारणा है। फिर देखेंगे संकरित कक्षकों का गुण। संकरित कक्षकों का गुण जो होता है भाग लेने वाले कक्षकों पर निर्भर करता है। अब इसी में थोड़ा सा मैं आपको कुछ बातें बता दूं। यहां पर ध्यान देंगे कि जैसे मान लेते हैं एक S और 2 P कक्षक भाग ले रहे हैं तो होगा क्या, sp2 हाइब्रिडेशन होगा। अब इसमें इसके लक्षण की बात करते हैं तो यहाँ पर एक S और 2 P भाग लिया, तो यहाँ पर S ऑर्बिटल का परसेंटेज लक्षण इसमें कितना होगा, इसमें एक ही S है तो ये 1 × 100, टोटल ऑर्बिटल कितना भाग लिया, 3, तो हो जाएगा 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 33.33%। लेकिन यहाँ पर P ऑर्बिटल का लक्षण कितना होगा, उसका गुण कितना होगा sp2 में। अब यहाँ पर भी कह सकते हो माइनस कर सकते हो 100 माइनस 33.33, या फिर यहाँ लिख सकते हो 2 है × 100 क्योंकि 2 P ऑर्बिटल भाग लिया और बाई 3 यानी कि यहाँ पर 66.66% होगा। तो भाग जो भी संकरित कक्षक होते हैं उनमें वो जिनसे बना होता है उनके लक्षण उतने परसेंटेज होता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। इसमें और भी एलिमेंट्स आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कहीं कहीं पे फास्फोरस भी होगा, कहीं कहीं पे सल्फर भी होगा, तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन की बात होती है। तो सबसे पहले कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं और दूसरे एलिमेंट्स में भी बात करेंगे। हाइड्रोजन में कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा क्योंकि हाइब्रिडेशन के लिए सबसे पहले जरूरी है कि कम से कम उसमें 2 ऑर्बिटल हो जो हाइब्रिडेशन कर सके। और सल्फर में जो है, सॉरी हाइड्रोजन में जो है, अंतिम कोश में केवल एक 1s ऑर्बिटल ही होता है और पहला ऊर्जा स्तर ही उसका अंतिम ऊर्जा स्तर भी होता है, संयोजी कोश होता है, तो इसमें हाइब्रिडेशन नहीं हो सकता है। अब देखेंगे ट्रिक, एक छोटा सा ट्रिक देखेंगे कार्बन में हम हाइब्रिडेशन को कैसे कैलकुलेट करें या इन एलिमेंट्स में कैसे कैलकुलेट करें। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बेस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लिखा है, हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ एलपी। इस बेस पर हम हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलूँ, CH4 में कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडेशन है, तो मैं क्या करूँगा, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊंगा। फिर मैं बोलूँगा जिन बच्चों को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने नहीं आता है उनको 11th के क्लास से सहारे लेने पड़ेंगे, और मैंने प्री बेसिक केमिस्ट्री के नाम से जो प्लेलिस्ट बनाए हैं उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप उनके सारी वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको BSc में किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। प्री बेसिक केमिस्ट्री ये प्लेलिस्ट है, इसमें लगभग 24 वीडियोस हैं, उनको आप लाइन से देखिए, एक एक चीजें आपको समझ में आने लग जाएगा। फिर कहीं पर रहें केमिस्ट्री में आपको हर चीज समझ में आने लगेगा। तो देखें CH4 में आप देखें सिंगल बॉन्ड है सभी। आपको एक बात बता दें कि बॉन्ड जो है 2 टाइप का होता है, सिग्मा और पाई। किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा। किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा। किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दोनों पाई होगा। चलिए, तो इस तरह से इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा 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 सिग्मा। अब देखो कार्बन पर, यहाँ पर अगर संकरण निकालना है तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के बेस पर चलें। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, कार्बन पर 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, फिर लिखा हुआ है प्लस नंबर ऑफ एलपी, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, एलपी नहीं है, तो ये 0 हुआ, टोटल हुआ 4, यानी कि अब समझेंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप की तरफ चलेंगे तो इस नंबर पे ध्यान दें, अगर 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 कर रहा हो तो sp2, और 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो इस जगह पर क्या मिल रहा है आपको 4, इसका मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से हमने देखा इसमें कार्बन पर यानी CH4 के कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, फिर बातचीत आगे करेंगे। अब देखें दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं C2H6 में। C2H6 में क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लीजिए। सबसे पहला काम तो यही करिए, C। अब इसमें तीनों जगहों पर इस तरह से H आएगा, इस तरह से। और इसमें आप देखिए एक चीज कि यहां पर सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर तो मैं लिख देता हूं सिग्मा 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 सिग्मा, ये सभी सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा। तो आप इस कार्बन में देखोगे कितना सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि यहीं पर हाइब्रिडेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें हाइब्रिडेशन कितना होगा वो देखें। तो हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू, जिस एटम में आपको हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना है उसके लिए कितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें कितना 4, तो आपने लिखा 4 प्लस यहाँ पर एलपी बिल्कुल नहीं है तो ये कितना हो गया 0, तो इस तरह से 4 यानी sp3 हाइब्रिडेशन। इसी तरह से और भी चीजों में दिखा देता हूं मैं। C2H4 में कौन सा हाइब्रिडेशन होगा वो देखें। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, H इस तरह से। तो यहां पर सिग्मा है और ये पाई है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। इसमें कार्बन पे हाइब्रिडेशन पता लगाने के लिए इस कार्बन पर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो मैंने लिखा 3 प्लस इसमें एक भी एलपी नहीं है तो हो गया 0, तो हो गया टोटल 3 यानी कि sp2 हाइब्रिडेशन। अब आपके पास दिमाग में आ रहा होगा कि सर एलपी वाले का क्या करूं, तो मैं इसका कुछ एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। तो आपको यहां पर लिख के दिखाता हूं मैं आपको, यहीं पे बता देता हूं एग्जांपल। मान लेते मेरे पास है CH3OH, तब क्या करेंगे, C पर ये 3H सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप सबको बनाने आता है, मैं ये मान के चल रहा हूं। जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि बेसिक क्लास भाई BSc पढ़ रहे हैं तो BSc के लायक हमको हो करके आना है हमको। अगर नहीं हो पाया है तो कोई बात नहीं, हमने आपको पूरी वीडियो का रेंज दे दिया है 11-12 का, तो वो आप देख लीजिए, उससे आपको क्लियर पता चल जाएगा। अब चलो यहाँ पर क्या करें, तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। तो कार्बन पे हाइब्रिडेशन कौन सा होगा,
तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस Lp0 इज इक्वल टू 4 यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ऑक्सीजन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो ऑक्सीजन में देखो 2 सिग्मा है 2 प्लस यहाँ पर 2 Lp है, तो कितना हो जाएगा बोलिए 2 यानी कि 4, यानी यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसी तरह से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें क्या होगा, तो वो तो अभी देखिए आपने 1 2 3 ये पाई 1 2, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 3 सिग्मा 1 पाई, तो 3 सिग्मा मतलब 3 प्लस 0 यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और सेकंड में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर हमें गिनना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और गिनना है Lp, ये Lp है, ये जो है ना इसी को Lp कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ से आया? लेविस डॉट सिंबल से आया। ये लीजिए, तो हम इन बातों को समझते हैं तभी जाकर के हम बीएससी में हम बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल अब देखें कार्बन में कितने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। कार्बन में 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है जो हमने देखा था, sp sp2 और sp3। कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन सॉरी ये चारों वैलेंसी में से केवल ये मैं उल्टा दे दिया हूं, थोड़ा ठीक कर देता हूं। इसमें चारों सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो sp3। इसमें एक डबल बॉन्ड है और 2 जगहों पर इसे ये देखो सिंगल बॉन्ड है, तो ये sp2। और यहां पर देखेंगे इसमें 3 बॉन्ड यानी यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, तो उस कंडीशन में इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। आगे डिटेल करेंगे हम, आगे चलते हैं। CH4 में हम हाइब्रिडाइजेशन को क्लियर समझ लेते हैं, आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है इस तरह से समझना। CH4 में हाइब्रिडाइजेशन, तो सबसे पहले थोड़ा ओवरलैपिंग को समझने के लिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में जाने। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, एक ऑर्बिटल हाफ फील्ड है और s ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, मतलब ये गोलाकार एक ऑर्बिटल को दर्शा रहा है, यानी हाइड्रोजन को ओवरलैपिंग करवाते समय हम s ऑर्बिटल को लेंगे, ये गोलाकार ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग समझने के लिए चैप्टर नंबर 4 11th की क्लास को देखें। फिलहाल हम जहां पे चल रहे हैं हमने वीडियोस दे दी हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं, अगर नहीं दिए होते तो ऐसा नहीं बोलते, आपको यहीं पे समझाते थे सारी बातों को। चलो, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स ये दोनों हैं, तो 2s2 2p2 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने इस तरह से शो किया है। s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। और इस तरह से देखें तो कार्बन की वैलेंसी 2 नजर आ रही है, क्योंकि वैलेंसी यानी संयोजकता अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से होती है, अर्धपूरित ऑर्बिटलों की संख्या से होती है। तो इसमें कार्बन का अगर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि इसकी वैलेंसी तो 2 है, पर कार्बन तो 4 वैलेंसी प्रदर्शित करती है हमेशा। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा इन एक्साइटेड स्टेट यानी उत्तेजित अवस्था में, s का इलेक्ट्रॉन चला गया p में, और इस तरह से 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिल गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गए। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है और इस तरह से ये 4 बार क्या करेगा, शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन का। अगर ओवरलैपिंग की बात करें तो 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और वो ओवरलैपिंग करेगा। अब यहाँ पर ये चारों ऑर्बिटल, एक s और 3 ऑर्बिटल मिल करके 3p ऑर्बिटल मिल करके हाइब्रिडाइजेशन करेगा sp3। हमने देखा था कि जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन भाग लेते हैं उतने ही नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहाँ पर संकरण हो रहा है sp3 हाइब्रिडेशन, एक s और 3p ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में भाग ले रहा है और इस तरह से 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में भाग ले रहे हैं। इस तरह से 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 4 बनेंगे, संकृत कक्षक 4 बनेंगे, 1 2 3 और 4 डब्बे बन रहे हैं और 4 डब्बों में इलेक्ट्रॉन भर गया और सारे डब्बों का नाम है जिसको ऑर्बिटल कह रहे हो sp3 sp3 sp3। इस प्रकार से 4 sp3 ऑर्बिटल बने। संकृत ऑर्बिटल होता है एक लोब छोटा होता है और दूसरा लोब बड़ा होता है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 4 sp3 ऑर्बिटल बने हैं, ये एक हो गया, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा, और चारों जो है sp3 ऑर्बिटल्स हैं इस तरह से। और ये त्रिभुज में बराबर फैल गया है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हुए, और इनके बीच एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। अब देखो ये सभी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें ये हाइड्रोजन को मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां पर ओवरलैपिंग करेगा अपने s ऑर्बिटल के साथ, सिग्मा बॉन्ड हो गया ओवरलैपिंग से, दूसरा यहां पर सिग्मा बॉन्ड, एक यहां पर सिग्मा बॉन्ड और एक यहां पर जुड़ गया सिग्मा बॉन्ड से। ये जो दिख रहा है जो ऑर्बिटल सभी दिखाई दे रही है वो क्या है, कार्बन है। तो कार्बन के साथ आपने देखा 1 2 3 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और चारों जगहों पर सिग्मा बॉन्ड है इस प्रकार से। तो हमने यहां पर देखा कि एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और यहां पर sp3 हाइब्रिडेशन हुआ। सभी हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट का हुआ, और इस तरह से हम इनके डिटेल्स भी लिख सकते हैं जो यहां पर हमने दिखा है। इनके डिटेल्स मैंने छोटा सा थ्योरी बना दिया है ताकि आपको कभी लिखने की बारी आएगी तो आपको कोई तकलीफ ना हो, छोटा सा नोट्स मिल जाए आपको। तो आप देख रहे हो यहाँ पे CH4 के केंद्रीय परमाणु कार्बन पर sp3 हाइब्रिडेशन है, कार्बन के 4, जिसके कारण कार्बन पर 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं और चारों अर्धपूरित होते हैं। संकृत कक्षकों से हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल जो अर्धपूरित होते हैं, हाइड्रोजन में अर्धपूरित रहता है ना, हाफ फील्ड होता है, वो उनके साथ ओवरलैपिंग करते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। ये कार्बन का संकृत ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जो ये वाला है, इनके साथ ओवरलैपिंग कर गया। हाइड्रोजन में कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक, तो मैं इसको इस तरह दिखा दूं तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, शेयरिंग हो गया इस तरह से, और इस तरह से फुल फील्ड हो गया। ओवरलैपिंग से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो थे हाफ फील्ड और इलेक्ट्रॉन जो थे वहाँ शेयरिंग कर लेती है, या फिर आधा आधा ऑर्बिटल होने की वजह से जब आपस में ओवरलैपिंग करता है तो पूर्ण पूरित कक्षक बन जाते हैं। ऐसा जुड़ जाते हैं किस बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर भी बना सकते हो उसको, तो मैंने दोनों जगहों पर एक छोटा सा नोट्स दे दिया है। बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए। चलो, C2H6 में संकरण, C2H6 में कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, 3 वैलेंसी इसकी बच गई
3 वैलेंसी इसकी बच गई, इस पर 3 हाइड्रोजन और इस पर भी 3 हाइड्रोजन आ गया। आपने देखा था सिग्मा 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 यानी कि 7 सिग्मा बॉन्ड है, पर हर एक कार्बन में 4 सिग्मा बॉन्ड है और 4 होने की वजह से इसमें भी sp3 हाइब्रिडेशन होगा। कार्बन के संयोजी कोश में 2s2 और 2p2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। एक्साइट हुआ तो 2s1 हो गया, ये 2p3 हो गया। हाइब्रिडेशन करेगा, चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन कर रही है, एक s और 3p, इस तरह से sp3 हाइब्रिडेशन हुआ, 4 sp3 संकरित कक्षक बने, चारों अर्धपूरित है, हाफ फिल्ड है। अब देखो इसमें क्या देख रहे हो कि एक कार्बन, ये कार्बन को दर्शा रहा है कार्बन की, तब इनके साथ 3 हाइड्रोजन ओवरलैपिंग किया हुआ है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड से जुड़ने के लिए, और यहाँ पर दूसरा और तीसरा हाइड्रोजन भी इस जगह पे आ रहा है, उसके और इलेक्ट्रॉन्स को मैं इस तरह दिखा रहा हूँ। और अब देखो यहाँ पर कार्बन, ठीक है, तो इस जगह पे सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ये भी सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इस कार्बन से। इस तरह से हमने क्या देखा कि एक कार्बन 4 बार सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। हाइब्रिडेशन को इस तरह से शो कर सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बना के इसके बारे में बातचीत करते हैं। और क्या देख रहे हैं, C2S6 के प्रत्येक कार्बन sp3 हाइब्रिडेशन होता है और इसमें 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, चारों अर्धपूरित होते हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। और इस तरह से इनमें सभी सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं और इस कारण से यहाँ पर 7 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ओवरलैपिंग को उसी तरह से दर्शा दें, यहाँ पर 2 कार्बन है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये दूसरा, ये कार्बन इनके साथ ये sp3 कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 4, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, इस तरह से एक यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ये इनके साथ ओवरलैपिंग कर गया और इधर 3 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग के लिए आ रहे हैं। अब इसको यहाँ पर 4, ये देखो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया इस कार्बन का, और इनके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ एक यहाँ पर ओवरलैपिंग करता है। हाइड्रोजन का ऑर्बिटल कैसा होगा, एस ऑर्बिटल है तो गोलाकार होगा, स्फेरिकल होगा, ये कार्बन को दर्शा रहा है। अब देखो दूसरे कार्बन की तरफ चलते हैं, इस कार्बन में भी 4 sp3 ऑर्बिटल्स होंगे, ये sp3 ऑर्बिटल है एक, और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड से जुड़ गया, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा। अब इस कार्बन के बारे में सोचो कि ये एक sp3 ऑर्बिटल और हो गया और यहाँ पर फिर एक और, तो ये टोटल 3 हुआ, और यहाँ पर देखेंगे सब मिलाकर के 4, टोटल 4। अब इनके साथ कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन, ये लीजिए एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन, और इन जगहों पर भी सिग्मा बॉन्ड। इस प्रकार से ये भी कार्बन है, तो कार्बन कार्बन इस तरह से सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और हर एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है सिग्मा बॉन्ड से, इधर भी। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा किसका, C2H6 का, यानी कि CH3 7 सिग्मा बॉन्ड और 0 टाइम पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन किसमें, C2H6 में। अब C2H4 को समझें, C2H4 को समझें। C2H4 में देखें, C2H4 में संकरण हाइब्रिडाइजेशन, C2H4 में इसको कहते हैं एथिलीन ना, इसको कहते हैं एथिलीन या एथीन कहेंगे, एथिलीन कहेंगे जनरल नेम है, और एथीन जो है वो IUPAC नेम है। फिलहाल इसमें क्या देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बारे में बात करते हैं, कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो ये इस तरह से दोनों में बराबर 2-2 हाइड्रोजन आ गया इस तरह से, और बच गया इसमें 2 वैलेंसी, तो 2 वैलेंसी दोनों बचे में डबल बॉन्ड से जुड़ गए, ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर ये समझेंगे कि पाई बॉन्ड आपने पढ़ा है कि p ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैपिंग करते हैं तभी जाकर के पाई बॉन्ड बनता है, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग किया, ये 2 ऑर्बिटल आपस में इस तरह से साइड से जुड़ते हैं तब पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, इस कार्बन में एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में भाग नहीं लिया होगा। चलो देखें, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन हमने पहले भी दिखा था कि sp2 हाइब्रिडेशन होता है, तो जो भी आप पहले देख रहे थे एक्साइटेड स्टेट में, फिर इसका अंतिम कोश के ऑर्बिटल में सिर्फ sp2 हाइब्रिडेशन हुआ, मतलब एक s और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में भाग लिया, जिससे 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में भाग लेने पर 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना। लेकिन एक p ऑर्बिटल जो हाइब्रिडेशन नहीं करता है वो वैसे के वैसे रह जाता है, यानी कि इसी तरह से साइडवाइज ओवरलैपिंग के लिए रह जाती है। इस कार्बन में देख रहे हो कि 2 हाइड्रोजन लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन इस जगह पर, और ये हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग के साथ जो इलेक्ट्रॉन आया वो शेयरिंग कर लिया। अब यहाँ पर देख रहे हो कि ये कार्बन एक बार सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, एक बार पाई बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये कोई एक कार्बन है, ये इनके साथ जुड़ेगा और इसके साथ भी जुड़ेगा, तो इसके साथ जुड़ने पर वो सिग्मा बॉन्ड बनाती है और इसके साथ जुड़ने पर पाई बॉन्ड बनाती है, पाई बॉन्ड बनाती है, और यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड से और ये पाई बॉन्ड से, तो सारे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर गया, लेकिन यहाँ पर साइडवाइज ओवरलैपिंग है, जबकि यहाँ पर इन तीनों जगहों पर यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा ओवरलैपिंग हुआ है, यहाँ पर ओवरलैपिंग हुआ है sp2, जबकि यहाँ पर क्या हुआ है sp2 ओवरलैपिंग, और यहाँ पर हुआ है sp2 p पाई ओवरलैपिंग। चलिए, उन्हीं बातों को मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं स्लाइडली, और इसको आप नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। C2H4 के प्रत्येक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडेशन होता है, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलता है। 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से हाइड्रोजन तथा एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से कार्बन जुड़ा होता है, ठीक है, और इस तरह से सभी सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं, परंतु दोनों में असंकृत p ऑर्बिटल होता है जो कि पार्श्ववर्ती अतिव्यापन करता है, साइडवाइज ओवरलैपिंग करता है, जिससे पाई बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने देखा कि कार्बन कार्बन में इसमें 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, कौन सा sp2 1, sp2 सेकंड, और ये sp2 थर्ड ऑर्बिटल है, तीसरा ऑर्बिटल है। इसमें भी 3, एक यहाँ पर ओवरलैपिंग कर लिया, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ गया, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। फिर देखेंगे कि इनसे एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन,
तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और ये सभी कौन सा बॉन्ड से? सिग्मा बॉन्ड से जुड़ रहा है। अब देखो यहाँ पर इसमें एक पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया था, तो वो कैसा होगा? डबल शेप होगा, आपको पता है। ये 2p z ऑर्बिटल, इसका भी 2p z ऑर्बिटल, ये हाइब्रिडाइजेशन भाग नहीं लिया था, तो ये साइडवाइज ओवरलैपिंग करने वाला है, ये इस तरह से। तो इनके बीच में पाई बॉन्ड बनता है, दोनों कार्बन आपस में जुड़ गए हैं, और इस तरह से आप देख रहे हो दो कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। इधर हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड है। तो इस तरह से हमने इस ओवरलैपिंग को या इस हाइब्रिडेशन को हमने इसमें समझाया है आपको। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल और आपको मिल सकते हैं। C2H2 में आप देखो, तो मैं डायरेक्ट आपको बताने की कोशिश करूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो वहाँ पर पूरी डिटेल्स दूंगा, तो आप तो समझ में आ गया क्या डिटेलिंग करना है, कैसे करना है इसको। तो इसी तरह से करेंगे। तो अब ये मान के चलते मैं कार्बन से डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ इन बातों को। देखो कार्बन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक s पे उत्तेजित अवस्था में बना रहा हूँ मैं, एक्साइटेड स्टेट में, तो s में एक और p में 3 और इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा? ओनली 2 जगहों पर होगा, तो sp हाइब्रिडेशन होगा, और इससे 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। थोड़ा सोचिए, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई ऊपर वाली, तो ये भी समझ में आ जाएगा। और ये 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में भाग नहीं लिया है, सो ये दोनों p ऑर्बिटल बचे हुए हैं, py एंड pz, जबकि ये दोनों कौन सा है? ये sp है और ये भी sp है, ठीक है। अब आप समझ लो कार्बन कार्बन दोनों है, ये एक sp और ये दूसरा sp, ये एक sp इस कार्बन का और ये दूसरा sp, दोनों सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हैं। अब 2 ऑर्बिटल बचे हुए हैं आपके पास, एक py, ये p ऑर्बिटल है ना, 2py, और इधर भी 2py बचा हुआ है। ये दोनों साइडवाइज ओवरलैपिंग कर जाएगा, तो पाई बॉन्ड बन जाएंगे। और एक और बचा हुआ है pz, 2pz, ये लो 2pz, ये 2pz बचा हुआ है। ये दोनों भी आपस में पाई बॉन्ड साइडवाइज ओवरलैपिंग करेगा, पाई बॉन्ड जुड़ेगा, दोनों कार्बन आपस में इस तरह जुड़ गए हैं। अब देखो हाइड्रोजन की बात है, तो हाइड्रोजन इस जगह पर ओवरलैपिंग करती है और ये इस जगह पर ओवरलैपिंग करती है। तो ये सारी चीजें आप समझते हैं, समझ गए हैं, और ये है बीएससी में फर्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइब्रिडाइजेशन। और आगे भी हम देखेंगे, बॉन्ड पैरामीटर्स वगैरह पढ़ेंगे, तो ये चीज है, ठीक है। तो इसमें क्या मिला आपको? एक 3 सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। और 2 पाई बॉन्ड मिला साइडवाइज ओवरलैपिंग, और एक दूसरा 2 साइडवाइज ओवरलैपिंग से। तो ये हुआ हाइब्रिडाइजेशन। अब कुछ जगहों पर हम देखें कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। देखो बहुत फास्ट निकाल सकते हो। 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई है, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, उसी तरह से इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। चलो इसमें बताने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना के देख लेना चाहिए, अगर तकलीफ हो रही हो तो आप ओपन कर लीजिए ऐसे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, और इस तरह से यहाँ पर सिग्मा तो कितना सिग्मा 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर एक पाई 3 सिग्मा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर एक सिग्मा 2 लोन पेयर, तो टोटल 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर सभी सिग्मा बॉन्ड है 2 और 2 लोन पेयर है, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेंजीन में ये C6H6 है, तो आप जानते हो कि कार्बन इस तरह से 6 टाइम होगा, और ये सभी सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होंगे इस तरह से, और सबसे एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। और अब देखो कार्बन की 3 वैलेंसी तो पूरा हो पाया है, एक वैलेंसी बच गया है, तो ये इनसे या इनसे किसी एक से इस तरह से डबल बॉन्ड बनाती है। मैं इधर से कर देता हूँ, इसमें इस तरह से करा गया है, एक ही मतलब है, इसलिए दोबारा दूसरे बताया। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 सिग्मा है, 1 2 3 और एक पाई है, मतलब यहाँ पर 3 ऑर्बिटल है, जो 3 बॉन्ड है जो सिग्मा है, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन हुआ sp2। सभी कार्बन पर sp2 हाइब्रिडेशन है बेंजीन में। अब हम देखेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, और पढ़ने वाले हैं आगे की क्लास में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। आपने आज की क्लास में क्या देखें वो जरा एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। आपने देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक है वो हमने यहाँ पर बताया है। और अगर जिन बच्चों को तकलीफ हो रही है यहाँ पे आज की क्लास में, तो उनके लिए मैंने कहा है कि 11th की क्लास आप जरूर देख लें। कौन सा चैप्टर? क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, वो बहुत जरूरी है आपको इस बीएससी में स्थापित होने के लिए। हम ये जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स,